उसके बाद में है शिक्षण सूत्र का अधिक से अधिक आपको प्रयोग करना है। देखिए शिक्षण सूत्र क्या होता है इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। सूत्र का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। सूत्र का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला से कोई भी गणित बड़ा आसानी से बन जाता है ना। अगर साइन थीटा का मान हमको निकालना हो तो अगर लंब बटा कर्ण हमको याद है तो फटाक से बना लेंगे ना। अगर कौसेक थीटा का मान निकालना हो तो हमको याद रहा कि साइन का उल्टा कौसेक होता है कर्ण बटा लंब, तो हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं ना। लेकिन साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यही नहीं याद हो तो क्या आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं? कि आप कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं? बउआ हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको सूत्र याद है तो किसी भी चीज़ को बड़े ही आसानी से आप कर लेते हैं। तो वो तो हो गई भाई मैथमेटिक्स की बात। लेकिन टीचिंग करने में भी सूत्र का ज़रूरत पड़ता है। तो टीचिंग करने में जो सूत्र का ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षण सूत्र कहते हैं। देखिए पेडागोजी में तो शिक्षण सूत्र बहुत सारे हैं, 10, 12, 15, 20, 25 है। लेकिन हमको आज यह नहीं पढ़ाना है कि शिक्षण सूत्र कितने हैं, हमको आज यह पढ़ाना है कि शिक्षण सूत्र क्या होता है और शिक्षण सूत्र का प्रयोग एक टीचर को क्यों करना चाहिए। फिलहाल हम आपको 2 शिक्षण सूत्र के बारे में बता रहे हैं। एक तो सबसे पहला हमको बता रहे हैं आपको ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, ये पहला शिक्षण सूत्र। और दूसरा शिक्षण सूत्र हम आपको बता रहे हैं मूर्त से अमूर्त, ये दूसरा शिक्षण सूत्र। और भी बहुत सारे शिक्षण सूत्र होते हैं, लेकिन समझिएगा बात को, यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा बाबू। ये शिक्षण सूत्र हमारे लिए क्यों जरूरी है? जैसे मैथ बनाने के लिए, गणित बनाने के लिए, किसी भी बड़े से बड़े समस्या का समाधान के लिए हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो वो बड़े ही आसानी से वो चीज़ें हमको बन जाता है। उसी तरह से टीचिंग कराने के लिए इन सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब ये सूत्र का ज्ञान हमको होगा तो हम बड़े ही सुलभ और आसानी तरीके से बच्चों को टीचिंग करा सकते हैं। इसीलिए हर शिक्षक को शिक्षण सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। अब ये पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात, ठीक है। अब देखिएगा पहले समझना आपको ये है कि भाई ये ज्ञात अज्ञात क्या है। देखिएगा जो जानकारी आपके पास पहले से है, जो जानकारी आपके पास पहले से है वो आपका ज्ञात है, और जो जानकारी आपके पास नहीं है वो आपका क्या है? अज्ञात है। ज्ञात मतलब हो गया जो जानकारी आपको पहले से है, मतलब जो जान रहे हैं वो क्या है? ज्ञात है। और अज्ञात, अ का मतलब क्या होता है? नौ। अ का मतलब क्या होता है? नौ। नकारात्मक शब्दों में इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? जैसे बोलते हैं ज्ञानी, अज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिसके पास ज्ञान हो, अज्ञानी मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं हो। अ का मतलब नौ। तो उसी तरह ज्ञात अज्ञात, ज्ञात का मतलब जो जानकारी पहले से बच्चा इकट्ठा करके रखा हो वो ज्ञात जानकारी है, और जो जानकारी उसको नहीं है वह क्या है? वो अज्ञात है। सपोज डेट आप कहिएगा सर ये ज्ञात अज्ञात की जानकारी हमें होना क्यों जरूरी है? सपोज डेट आप किसी स्कूल में हैं और किसी स्कूल में एक बच्चा जो है एडमिशन कराने आया, उसके पिताजी साथ में आए, आप बोले कि सर 5वां क्लास में एडमिशन कर लीजिए इसका, तो आप कर लीजिएगा? बताइए। नहीं, आप क्या कहिएगा कि पहले बच्चा का हम टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि पहले बच्चा किस क्लास के लायक है, तभी हम इसका एडमिशन करेंगे। उसके पिताजी कहेंगे कि नहीं नहीं सर इसके पहले जो है 8वीं क्लास में पढ़ता था, 8वीं में एडमिशन ले लीजिए। तो क्या आप उसका एडमिशन ले सकते हैं? उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट का आयोजन कराते हैं, बच्चा से हम लोग टेस्ट करते हैं। अब देखिएगा जब यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट में हमको ज्ञात अज्ञात काम आता है। एक बच्चा है आपके स्कूल में, उसके पिताजी कहे कि सर 5वीं क्लास में एडमिशन ले लीजिए, हमने कहा कि टेस्ट लेंगे हम, और बच्चा आया सामने, अब बोले कि बेटा किस क्लास में पढ़ते थे? तो बोले सर 5वीं क्लास में। वेरी गुड, 5 का टेबल सुना दो। इसी तरह से टेस्ट हम लोग रेंडमली लेते, ठीक है, 5 का टेबल सुना दो, तो 5 का सुना दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 10 का टेबल सुना दो, 10 का सुना दिया। 12 का सुना दो, 12 का सुना दिया। 15 का सुना दो, 15 का सुना दिया। 18 का सुना दो। सर 15 तक आता है, बात समझ में आ रहा है? सर 15 तक आता है, 15 के बाद में हमको टेबल नहीं आता है। चलो यहाँ तक क्लियर? अब सुनिएगा, तरीका है।
बेटा ये प्लस तुमको आता है जोड़, तो बोलेगा बच्चा जी सर आता है। चलो ये 5 और 2 कितना होगा बता दो, 7 और 3 कितना होगा बता दो, बच्चा बता दिया। फिर सर जी यहाँ पर दिए कि 234 में अगर 338 जोड़ना हो तो बताओ कितना होगा। तो बच्चा कहेगा सर हासिल वाला नहीं आता है, कैरी वाला, इंग्लिश मीडियम में कहेंगे तो सर हासिल या कैरी वाला जोड़ अभी नहीं आता, सिंपल जोड़ बनाते हैं। अब देखिए आप कहिएगा सर ज्ञात अज्ञात यहाँ पर कहाँ है ना। जब बच्चा से हम यह जानकारी ले रहे थे कि बच्चा 12 का सुना दो, 13 का सुना दो, 14 का सुना दो, 15 का सुना दो, तो हमको पता चल गया कि इसको 15 तक पहाड़ा या टेबल आता है। अब 15 के बाद 16 का इसको नहीं आता है। तो जो आता है हमको जानकारी पता चलना गया कि कहाँ तक आता है, तो वह हमारे लिए ज्ञात हो गया, पता चल गया। आज जो पता चल गया कि कहाँ तक इसको आ रहा है, उसी के आधार पर नया ज्ञान जब बच्चा को देंगे तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। मतलब हमको यह कंफर्म हो गया कि इसको 15 तक सिखाने की जरूरत नहीं है। हमको सिखाना कहाँ से है, तो 16 से सिखाना है। तो 15 तक सिखाने की जरूरत नहीं, वो ज्ञात हो गया। आज 16 से हमको इसको सिखाना है, मतलब इसको पता यह बात का नहीं है कि 16 का टेबल क्या होता है, तब वो क्या हो गया, अज्ञात। आया समझ में, बोलिए ना, समझ में आ रहा। उसके बाद में अब जैसे देखिएगा यहाँ पर हमको पता चल गया कि एक अंक का प्लस बच्चा बना देता है, लेकिन कैरी वाला प्लस बच्चा को अभी नहीं आता है। तब बना लेता है, इसकी जानकारी हमको पता लग गया या ज्ञात हो गया, नहीं समझे। और हासिल वाला जोड़ उसको नहीं आता है, कैरी वाला ऐड उसको नहीं आता है, वो हमारा क्या हो गया, अज्ञात हो गया। तो सीखने में आपका बड़ा भूमिका निभाया कि नहीं अज्ञात, बताइए तो। सिखाने में बच्चों को भाई कितना फायदा हुआ, हमको पता चल गया ना कि कहाँ तक इसको आता है, कहाँ से नहीं आता है। और जब यह सूत्र हमारे पास नहीं रहता तो हमको पता नहीं चलता कि कहाँ तक इसको जानकारी है। अगर बच्चा 15 तक सीख लिया है तो फिर हम 1 से चालू करते, और कुछ दिन के बाद में पता चलता कि सर हम ये सब पहले ही आता था। अरे आता था तो बोलना चाहिए ना, बात समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा फ़ायदा, एक टीचर को फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों का मूल्यांकन करने में, बच्चों का इवेल्युएशन करने में, बच्चों का आकलन करने में, बच्चों का असेसमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। किससे बताइएगा, शिक्षण सूत्र से। यह शिक्षण सूत्र है, यह क्या है, शिक्षण सूत्र। एक और आपके सामने आता है दूसरा शिक्षण सूत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्त से अमूर्त। यह दूसरा शिक्षण सूत्र है। एक बार ध्यान दीजिएगा बाबू, एक बार ध्यान दीजिएगा, मूर्त से अमूर्त। देखिए ये आपके सामने दिख रहा है, क्या है बताइएगा थोड़ा। ये बोतल है और इसमें पानी भरा हुआ है। इसका आप कौन सा दर्शन कर रहे हैं, इसका आप मूर्त दर्शन कर रहे हैं। अब सब मूर्त दर्शन का बात नहीं समझे तो प्रत्यक्ष तो समझते होंगे, अप्रत्यक्ष समझते होंगे। प्रत्यक्ष मतलब जो दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है, और जो नहीं दिख रहा वो क्या है, अरे उसी से बना मूर्त और अमूर्त। प्रत्यक्ष का मतलब मूर्त, अप्रत्यक्ष का मतलब अमूर्त। मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है वह मूर्त दर्शन है, और जो आपको नहीं दिख रहा है वो कौन दर्शन हो गया, अमूर्त दर्शन हो गया। देखिए एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और बात समझा रहे। देखिए ये आपके सामने जो है ये क्या है बताइए, बोर्ड मार्कर है ना। एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि बेटा ये बोर्ड मार्कर है, और बोर्ड मार्कर का ढक्कन जो है वो नीला कलर का है, और ये चलता है ब्लैक कलर का, और इसका बाकी का भाग जो है वो वाइट कलर का है। इसका आप कौन सा दर्शन कर रहे हैं बताइए, मूर्त दर्शन कर रहे हैं। सभी बातों को समझ गए कि देखो बेटा इसका ये है बोर्ड मार्कर, और इसका ढक्कन होता है नीला कलर, और इसका बाकी का भाग होता है वाइट कलर, और यह चलता है ब्लैक कलर। मूर्त दर्शन करा करके हम यह बात आपको बता दिए। कल आए तो हम अब इसको नहीं दिखा रहे। अब बोले कि कल बेटा क्या दिखाए थे, तब आप कहिएगा सर बोर्ड मार्कर। आप बोलेंगे बताओ जो बोर्ड मार्कर दिखाए थे वो किस कलर का चलता था, तो आप बोलिएगा सर ब्लैक कलर का। हम आज दिखा नहीं रहे, सुनिए हम आज दिखा नहीं रहे, सिर्फ उसके बारे में जिसका मूर्त दर्शन हम आपको कराए थे उसके बारे में हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। तो जिस दिन हम दिखा रहे थे उस दिन कहना आपके लिए बहुत आसान था,
लेकिन जिस दिन नहीं दिखाएंगे उस दिन आपके दिमाग पर थोड़ा सा जोर पड़ेगा। जब हम पूछें कि बताओ वो किस कलर का चल रहा था, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि अरे ब्लू था कि ब्लैक था जी। समझ रहे हैं ना, ब्लू था कि ब्लैक था, क्योंकि वो चीज़ें अब आपके सामने क्या है, अमूर्त, दिखाई आपको वो नहीं दे रहा। पहले क्या था, मूर्त था। अब बताइए, मान लीजिए आपका नाम क्या है, बबलू। इधर बबलू बैठे हुए, उधर सोनी बैठी हुई है। अगर मान लीजिए कि बबलू जी जो है वो ताजमहल घूमने गए थे, आगरा में ताजमहल सब कोई जानते हैं ना, तो ताजमहल घूमने गए और बबलू जी ताजमहल घूमने जब गए तो उन्होंने ताजमहल को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया, मतलब मूर्त रूप से दर्शन किया कि भाई ताजमहल का गेट किधर से है, वहाँ का सौंदर्यीकरण कैसा है, वहाँ पर नहर किधर से निकला हुआ है, वहाँ पर नाला किधर से निकला हुआ है, संगमरमर कहाँ पे लगा हुआ है। ये कौन सा दर्शन किए हैं, मूर्त दर्शन। और सोनी जो है वो ताजमहल घूमने नहीं गई है, उन्होंने किताब में पढ़ा है ताजमहल के बारे में। बताइए सोनी मूर्त दर्शन की है कि अमूर्त दर्शन, अमूर्त दर्शन। और ये क्या किए हैं बताइएगा, क्या नाम बताए थे, पवन। पवन जो है ये कौन दर्शन किए हैं, मूर्त दर्शन किए। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, अगर हम सवाल ताजमहल से करना चालू करेंगे तो बताइए हमारा सबसे ज़्यादा सही और सार्थक जवाब ताजमहल को लेकर के पवन जी दे पाएंगे या सोनी दे पाएगी, पवन जी देंगे ना, सही और सार्थक। क्यों, क्योंकि इन्हें खुद से देखा है भाई, ये तो पढ़ी है और ये तो उसका मूर्त दर्शन किए हैं। मतलब कि हमको यह सीखने को मिल रहा है बाबू कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बच्चों को पहले मूर्त दर्शन कराकर सिखा दें तो बच्चा को सीखना बड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगा। अगर बच्चा को हम ये सिखाते हैं कि बेटा ये फॉर एप्पल, ये लो एप्पल, समझ रहे हैं हमारी बात को। अगर बच्चा को हम कहते हैं कि ए फॉर एप्पल, ये लो एप्पल, क्या है बेटा, एप्पल। एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, APPLE। अब जब एप्पल को दिखाते हुए एप्पल के बारे में सिखा रहे हैं, उसका मूर्त दर्शन करा रहे हैं कि अमूर्त, मूर्त दर्शन। पहले दिन उसको दिखा करके सिखाइए, ए फॉर एप्पल, ये है एप्पल। बी फॉर बॉल, बॉल कहाँ है बेटा, यहाँ पे है बॉल। तो उसका कौन दर्शन करा करके हम सिखा रहे हैं, मूर्त दर्शन करा करके सिखा रहे। तब बच्चा जल्दी सीख लेगा कि अच्छा एप्पल ऐसा होता है। आज जब सीधा मीनिंग लिखा रहेगा ये फॉर एप्पल, तो क्या पता कि एप्पल कैसा होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में वहाँ रहेगा। लेकिन डायरेक्ट जब मूर्त दर्शन उसको करा देते हैं तब उसको समस्या नहीं होगा। मतलब कि हमको बच्चों को सिखाना है पहले मूर्त दर्शन करा के कि अमूर्त दर्शन करा के। पहले दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, पहले दिखाना ही मूर्त कहलाता है कि अमूर्त कहलाता है, मूर्त कहलाता है। दिखाना हमारा क्या कहलाएगा, मूर्त कहलाएगा। आप कहिएगा सर सब चीज़ के बारे में आप कह रहे हैं दिखाने के लिए, तो ई फॉर एलिफेंट, हाथी कहाँ से आकर दिखाएंगे, समझ रहे हैं ना, ई फॉर एलिफेंट होता है ना। अब कहाँ कहेंगे बेटा ई फॉर एलिफेंट, ये लो एलिफेंट, ऐसा तो नहीं हो सकता है, नहीं होगा ना। इसीलिए उसी चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोग आज की डेट में किताबों में चित्र का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं सुंदर सुंदर फिगर, आजकल प्लास्टिक वाला जो है ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल, और बड़ी सुंदर लगेगा कि आपको एकदम सही में एप्पल है, ऐसा वाला प्रतीत होता है कि सही में हाथी है। तो इसीलिए चित्र हम बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि सब वस्तु का मूर्त दर्शन कराना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, मूर्त से अमूर्त, यह हमारा क्या है, शिक्षण सूत्र है। तो बच्चा को पहले दिखाएंगे और फिर जो है न दिखाने की तरफ लेकर के जाएंगे, क्योंकि बच्चा को पहले दिखाकर सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, बेहतर सीख पाएगा, तब जो है न दिखाने की तरफ लेकर जाना है। अब बताइए, अब आपको पता चल गया होगा कि एक शिक्षक को शिक्षण सूत्र की जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है। ज्ञात से अज्ञात कैसे एक शिक्षक के लिए काम किया आपको पता चल गया। मूर्त से अमूर्त कैसे बच्चों को सीखने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपको पता चल गया। निष्कर्षता कंक्लूजन यह निकलता है कि भाई शिक्षण सूत्र का जानकारी एक शिक्षक को होना चाहिए। हालांकि हमने मात्र 2 ही शिक्षण सूत्र को भी बताया है, शिक्षण सूत्र तो 10, 15, 16 है, लेकिन हमने यह बताया, हमारा बताने का यहाँ पर उद्देश्य केवल यह था
कि शिक्षण सूत्र एक शिक्षक के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी होता है। शिक्षण सूत्र की जानकारी एक शिक्षक को क्यों होना चाहिए और ज्ञात से अज्ञात अपना कैसे भूमिका निभा रहा है और ये जो मूर्त से अमूर्त अपना भूमिका कैसे निभा रहा है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बाबू? ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषता, एनसीएफ 2005 की विशेषता। आप कहिएगा सर इतना बहुत ज़्यादा कहानी बता रहे हैं आप। अरे कहानी बता रहे तभी समझ में आएगा ये बातें, नहीं तो हम अगर आपको कह दें कि केवल रट्टा मार लेना है इसको, तो आप इसको रट भी जाइएगा, सवाल में क्वेश्चन भी पकड़ में नहीं आएगा। बता दे रहे आप सीधे ऐसे ही याद कर लीजिएगा ना कि शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। पहला शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात, पहला शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात, दूसरा शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त, दूसरा शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त। अगर इस तरह से आप याद भी कर लेते तो कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको पता ही नहीं है कि क्या है ज्ञात और क्या है अज्ञात, और आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा। आपसे यही पूछेगा कि ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है। शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं? शिक्षण सूत्र एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी होता है? आपसे सवाल यहीं से पूछ देगा, कहेगा एक शिक्षक के लिए शिक्षण सूत्र क्यों जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अगर आपसे सवाल पूछे कि एक शिक्षक के लिए शिक्षण सूत्र का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 1 कठिन से कठिन प्रकरण को बड़े ही सरल और रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 किसी भी टॉपिक को सरल और स्वाभाविक और रुचिकर बना करके पढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 पाठ्यक्रम को या प्रकरण को रुचिकर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्या होगा आंसर? इनमें से सभी होगा कि नहीं? कि भाई शिक्षण सूत्र का प्रयोग तो हम इसलिए करते हैं कि रुचिकर बन जाए हमारा क्लास, इंटरेस्टेड बन जाए। दूसरा बात हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि बच्चा जो है बड़े आसानी से सरल रूप से कठिन टॉपिक को भी बड़ी आसानी से उसको सीख ले। तो जब आप यही नहीं जान रही है कि शिक्षण सूत्र है क्या, इसका काम क्या है, तो रटने से कोई फायदा होगा? बताइए, समझ में आ रहा है बातें? तो ये टॉपिक इसमें छोटा छोटा है, लेकिन उसमें से नहीं पूछेगा, पूछेगा यहाँ वाला में से। जो हम आपको बोल रहे हैं, जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, इस लेक्चर में जो हम आपको उदाहरण का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं या जिस टॉपिक या अवधारणा को हम आपको बता रहे हैं, सवाल यहीं से पूछेगा। नोट्स तो केवल आपको दिखाने के लिए हम दिए कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। आप जैसे ही इसको पढ़िएगा, जैसे ही देखिए कि ज्ञान को स्कूल के अलावा बाहरी ज्ञान से जोड़ना, तो आपको याद पड़ जाए कि सर इसमें क्या कहे हुए थे, है कि नहीं है? जैसे ही आप देखिएगा शिक्षण सूत्र का प्रयोग में ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, ऐसे वैसे ही आपको बोतल वाला कहानी याद आ जाएगा। मतलब आप पकड़ लीजिएगा, इसीलिए उदाहरण देते हैं ताकि आप नोट्स में जब उस लाइन को पढ़े तो हमारा वाला बात आपको याद आ जाए। और जब हम उसको रटवा देंगे तो फिर आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए टीचिंग एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा व्याख्यान की ज़रूरत होती है, लेक्चर की आवश्यकता होती है। इतना बात समझ में आ गया? पहले बताइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर क्या कहता है। सूचना को ज्ञान मानने से बचना है। अगर केवल हम सूचना बच्चों को दे रहे हैं और उसी को कह रहे हैं नॉलेज मानो, तो यह गलत है। सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। एनसीएफ के अनुसार समझ को ज्ञान मानना है। किसको ज्ञान मानना है? समझ को ज्ञान मानना है। मान लीजिए कि अगर हम बच्चा को कह दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या हम सूचना दे दिए कि बेटा देखो ये फॉर्मूला सही है, इसको याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चा ये भी सवाल कर सकता है, सर कैसे? सवाल करेगा ना बच्चा, ये भी सवाल कर सकता है, सर कैसे 1? अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? LHS बराबर RHS प्रूफ करना होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो केवल सूचना से ज्ञान हम मनवा लेंगे बच्चा को। यह सूचना था, यह क्या था? यह सूचना था, तो सूचना ज्ञान है। समझ प्रदान कराना है। समझ कैसे प्रदान करेगा? जब प्रूफ कीजिएगा तब।
तो सूचना को ज्ञान मानने से बच्चा को बचाना है। ज्ञान किसको मानना है? समझ को। अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं इंग्लिश में। समझ को हम लोग बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग, या समझ भी कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं बोध। बोध को भी हम लोग समझ के नाम से ही जानते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसको बोध भी हम कहते हैं। बोध का मतलब भी होता है समझ प्रदान करना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी होता है समझ प्रदान करना, और उसके बाद समझ का मतलब भी होता है समझ प्रदान करना। ठीक है बात। अब देखिए कहता है इसीलिए सूचना को ज्ञान मानने से बचे। विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मोटी मोटी किताबें अगर आप बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो एनसीएफ 2005 कहता है कि आप समझ रहे हैं कि मेरा बेटा जो है आईएएस ऑफिसर बनेगा। नहीं, तनाव में जा रहा है आपका बच्चा। यह बात कौन कहता है? एनसीएफ 2005। आज के प्राइवेट शिक्षण में हाल यही हो गया है। मम्मी बस पर इसलिए नहीं चढ़ाने जाती है बच्चा को कि हमारा बच्चा बस का रास्ता नहीं देखा है। नहीं, देखा रहता है लेकिन बैग नहीं चलता है उससे, इसलिए जाती है चढ़ाने। ठीक है ना। बच्चा देखा रहता है कि बस कहाँ पर आकर के खड़ी होती है, उसको पता है, लेकिन उसका जो बैग का वजन है वह उससे नहीं चलता है। इसीलिए हम देखिएगा कि मम्मी जब साथ में जाती है बस में चढ़ाने के लिए बच्चों को तो अपने हाथ में बैग रखती है, क्योंकि सही बात है कि उससे चलता नहीं। विशाल पाठ्यक्रम है, मोटी किताबें हैं। प्राइवेट स्कूल तो और ज़्यादा इसका उल्लंघन करते चला गया है। कहता है कि देखो इसका फेयर अलग होना चाहिए, इसका रफ होना चाहिए। गणित का फेयर अलग होना चाहिए। हाँ, गणित का फेयर अलग और रफ अलग। साइंस का फेयर अलग, रफ अलग। दोनों का कॉपी अलग अलग है, वो रफ वाला और एक फेयर वाला, और उसका किताब ही अलग। लेकर आना है सब। एक सब्जेक्ट का 3 किताब हो गया, एक फेयर, एक रफ और इसको एक उसका बुक। उसके बाद में कहेगा एक डायरी लेकर के आना होमवर्क वाला, वो एक्स्ट्रा में रहता है कि नहीं है? उसमें पूरा जो है भर देगा एकदम, क्या क्या तुमको करके आना है। भाई बच्चा है अभी। अब देखिए यहाँ पर समझने का आप प्रयास कीजिए। एनसीएफ 2005 एक तरफ कहता है कि मोटी किताबें असफलता का कारण है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का अधिगम। क्या आप बच्चा को भार नहीं दे रहे हैं? क्या आप तो निश्चित रूप से भार दे रहे हैं। बच्चा आजकल तनाव में चलता है उस स्थिति में। अब बताइए, बच्चा को बिल्कुल से आपको बता रहे हैं कि एकदम से 100% आपको बता रहे हैं साइंस का फेयर अलग, साइंस का रफ अलग, मैथ का फेयर अलग, मैथ का रफ अलग, उसमें डायरी अलग, उसका जो है इंग्लिश वाला अलग, हिंदी वाला अलग, अलग अलग तरह के जो है किताब से लेकर के कॉपी से लेकर के पूरा बैग। बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है। एनसीएफ का अनुसार कहना था कि 1.5 kg से ज्यादा इसका वजन नहीं होना चाहिए। इसके किताब का वजन 1.5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लास 2 में बच्चा पढ़ रहा है, उसका जाकर किताब का वजन देखिए तो 1.5 kg रहेगा। हमको लगता है 7-8 kg से कम नहीं होगा, है कि नहीं है? बताइएगा। तो आप लोग क्या समझते हैं कि ओहो मेरा बेटा तो पढ़कर एकदम आईपीएस बन ही जाएगा आपकी बार, कि भाई इतना रफ कर रहा है, फेयर कर रहा है, साइंस का फेयर कर रहा है, मैथ का फेयर कर रहा है, बहुत टैलेंटेड है भाई, दिन भर पढ़ते रहता है। नहीं, आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है, उसको मानसिक तनाव में, मेंटल टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है। उसको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ फंस गए हम। उसको ऐसा अनुभव कभी कभी होता है उस बच्चे को। ये बात जान लीजिए, मनोविज्ञान का कहना है। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि मोटी किताबें, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली में असफलता का प्रतीक है। आप बच्चा को लर्निंग विदाउट बर्डन कराइए ना, बच्चा को फ्री माहौल दीजिए। थोड़ा सा एकदम से उसको जकड़ कर रखने का प्रयास मत कीजिए। ऐसा नहीं साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, समझ रहे? इन सब चीज़ों पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारे सामने। कहता है कि विद्यार्थियों के धारणा में शिक्षक, अब देखिए, अच्छा, नैतिक मूल्यों को उपदेश दे करके नहीं बल्कि वातावरण दे करके स्थापित करना है। आंधी उखड़ गया क्या? अब नैतिक मूल्यों को क्या करना है? उपदेश दे करके नहीं बल्कि वातावरण से। चलिए सेफ जोन में आप लोग, घबराइए मत। नैतिक मूल्यों को क्या करना है? उपदेश दे करके नहीं, किसको दे करके स्थापित करना है? वातावरण। जैसे सुनिएगा एक बात,
नैतिक मूल्य का मतलब सबसे पहले क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू समझिए एक बात भाई, ये मोरल वैल्यू क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले आपके सामने एक आता है संज्ञानात्मक विकास, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। निखिल सर आपको पढ़ाए होंगे, बताए होंगे। उसके बाद में हमारे पास ये भी विकास आता है जिसको हम लोग नैतिक विकास कहते हैं, जिसको हम लोग मोरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू है क्या। सबसे पहले इसको समझिए, सुबह सुबह जग करके पिताजी का चरण स्पर्श करना चाहिए, मोरल वैल्यू है। सुबह सुबह जग करके दादाजी का चरण छूना चाहिए, मोरल वैल्यू है। चोरी करना पाप है, मोरल वैल्यू है। चोरी करना गलत बात है, मोरल वैल्यू है। अपने से बड़ों का आदर हमेशा करना चाहिए, मोरल वैल्यू है। शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, कौन वैल्यू है, मोरल वैल्यू। मतलब दुनिया में जितना अच्छा बात जो साधु महात्मा लोग अपने से बड़े लोग कहकर चले गए, वो सारे के सारे क्या है बाबू, वो सब के सब नैतिक मूल्य है, वो मोरल वैल्यू है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कहता है इन सभी अच्छे अच्छे बातों को सिखाने के लिए केवल थेसिस देने से कुछ नहीं होगा। थेसिस का मतलब उपदेश देने से आपको कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए आपको वातावरण क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे बच्चा को हमेशा हम यह सिखाते हैं कि पिताजी का सुबह सुबह जग करके चरण स्पर्श करना चाहिए, तो मान लीजिए कि आपका एक बेटा है और आप अपने बेटा, अब देखिएगा यहाँ पर, अब यह बच्चा है और यह आपका बहुत प्यारा बेटा है। अब मान लीजिए कि यह बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है, बच्चा सुबह सुबह जगता है, तो सुबह सुबह जगता है तो बोलिएगा उसको कि बेटा तुम प्रणाम नहीं ना किए हो, अपने से बड़ों को सुबह सुबह जगकर प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करो। ठीक है बात, इस तरह की बात हम बच्चों करेंगे, ज़बरदस्ती एक दिन करेगा, फिर दूसरा दिन हम उसको बोलेंगे, दूसरा दिन फिर भूल जाएगा, वो नहीं करेगा। फिर दूसरा दिन जगते जगते बोलेंगे आज भी नहीं किया बेटा करो, फिर कर लेगा। तीसरा दिन भी भूलेगा, फिर बोलिएगा उसको कि बेटा आज भी नहीं किया, रोज़ सिखाते हैं अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए, फिर करेगा। तीसरा दिन जब आप उसको जाइए कहने कि फिर तुम भूल गया जी, अच्छा आदत तुमको सीखने का मन नहीं करता है, तो आपसे वह एक सवाल करेगा। सवाल यह करेगा कि पिताजी आप हमारे माता पिता हैं ना, तो हाँ है। आपके माता पिता कौन है, तो दादा दादी। दादा दादी को आप कहाँ करते हैं, करेगा ना सवाल बच्चा, एक दिन सीधा सवाल आपसे कर देगा, उस दिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। पिताजी दादा दादी आपके क्या लगते हैं, तो मम्मी पापा। आप कहते हैं मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना चाहिए, तो हाँ करना चाहिए, आप क्यों नहीं करते हैं, बच्चा सवाल आपसे कर सकता है। तो ये क्या होगा, नैतिक मूल्य को थेसिस देने से आप नहीं सिखा सकते कि बेटा चरण छुओ, बेटा चरण छुओ, बेटा चरण छुओ। एक दिन छुएगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, छठा दिन आपसे सवाल कर देगा। आप घर में ऐसा माहौल बना दीजिए, घर में ऐसा वातावरण बना दीजिए, आप अपने बूढ़े माता पिता का चरण स्पर्श कीजिए ना सुबह सुबह जाकर, खुद आपका बच्चा आपको करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताइए। आप सुबह सुबह जग करके अपने घर में पूजा पाठ करिए ना, बच्चा खुद से स्नान करना चालू कर देगा। आज सुबह सुबह जग करके आप अपने घर में मदिरा सेवन जब करना प्रारंभ कीजिएगा, मदिरा सेवन का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, तो मदिरा सेवन जब आप अपने घर में प्रारंभ कर दीजिएगा तो बच्चा भी सीख लेगा पैग लगाना, कितना में कितना डाला जाता है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि नैतिक मूल्य मतलब अच्छी अच्छी जो भी बातें, उसको आप जबरदस्ती बच्चा को नहीं सिखा सकते। उसके लिए आपको घर में एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए घर में एक वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको देख करके बच्चा खुद ही क्या कर लेता है, सीख लेता है। ये होती है नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य को उपदेश दे करके नहीं, वातावरण दे करके स्थापित करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज हम इतना ही रहने देते हैं, और हमारे YouTube चैनल पर जो लोग हमको देख पा रहे हैं उनको भी उम्मीद करते हैं कि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। हालांकि हम यह जो है डायरेक्ट जो है ऑफलाइन क्लास से आपके साथ हैं, और उम्मीद करते हैं फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।